नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य AVST राजकीय महाविद्यालय बयाना। आज के अध्याय पूंजी संरचना के स्वरूप। पूंजी संरचना के स्वरूप है, उसमें आप सभी का स्वागत है। पूंजी संरचना के स्वरूप में हम आपको बताते हैं कि एक कंपनी की पूंजी संरचना मूल रूप से 3 प्रकार की हो सकती है। कंपनी की पूंजी संरचना में मूल रूप से 3 बातें देखने को मिल सकती है। यानी पहली, केवल समता से हो सकती है उसकी पूंजी। दूसरी, केवल समता व अधिमान अंशों से हो सकती है। और तीसरी, समतांश, अधिमान अंश व ऋण पत्र से हो सकती है। यानी कंपनी की पूंजी संरचना में अगर बात की जाए तो केवल समतांशों से ही हो सकती है, केवल समता व अधिमान अंशों से हो सकती है, और नंबर 3 है समतांश, अधिमान अंश और ऋण पत्र, इनमें हो सकती है। अब यहाँ जो EBIT और EPS है उसका विश्लेषण को आप देखेंगे। EBIT क्या होती है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो EBIT और EPS विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए पूंजी संरचना के स्वरूप का निर्धारण करने पर हम अनुकूलतम पूंजी संरचना के स्वरूप का सपना साकार कर सकते हैं। यानी EBIT और EPS विश्लेषण कहता है, क्या कहता है? यानी EBIT और EPS विश्लेषण कहता है कि जिस ऋण क्षमता मिश्रण में प्रति अंश अर्जन अधिक हो, ऋण क्षमता मिश्रण का मतलब है ऋण पूंजी और अंश पूंजी, तो वह पूंजी संरचना स्वरूप उपयुक्त माना जाता है। यानी ऋण क्षमता मिश्रण में, यानी ऋण पूंजी और समता पूंजी का जो मिश्रण है उसमें यदि प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर EPS अधिक हो तो उसको पूंजी संरचना के स्वरूप को उपयुक्त माना जाएगा। मैं पहले भी बता दिया कि EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EPS क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। अब अनुकूलतम पूंजी संरचना के स्वरूप में अतिरिक्त वित्त की पूर्ति ऋण पत्रों के निर्गमन से ही की जानी चाहिए। यानी अनुकूलतम पूंजी संरचना का स्वरूप अगर आप अपनाते हो तो अगर आपको बीच में कोई अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी पूर्ति हमको ऋण पूंजी के निर्गमन से करनी चाहिए, क्योंकि ऋण पूंजी से प्रति अंश अर्जन में वृद्धि होती है। अगर आप ऋण पूंजी से करते हो तो अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ता है। अब है समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? तो देखिए, यदि कुल पूंजीकरण अर्थात पूंजी की मात्रा में अंश पूंजी कम हो और ऋण पूंजी अधिक हो तो समता अंशों पर लाभांश की राशि बढ़ जाती है। इसे समता पर व्यापार कहते हैं। देखिए, अगर आपकी अंश पूंजी है वो कम होगी और ऋण पूंजी अधिक होगी तो जो भी डिविडेंड मिलेगा वो पर शेयर उन समता अंशों पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या कम है और लाभांश अधिक रहेगा। अगर उनकी संख्या अधिक होगी तो पर शेयर लाभांश कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यदि कुल पूंजीकरण अर्थात पूंजी की मात्रा में, पूंजीकरण का मतलब होता है पूंजी की मात्रा में अंश पूंजी कम हो और ऋण पूंजी अधिक हो तो समता अंशों पर लाभांश की राशि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसे हम समता पर व्यापार कहते हैं। समता पर व्यापार के प्रकार 2 होते हैं बच्चों। पहला है अल्प समता पर व्यापार और दूसरा है उच्च समता पर व्यापार। अल्प समता का व्यापार का मतलब है इसमें अंश पूंजी ऋण पूंजी से की अपेक्षा कम होती है, और उच्च समता पर व्यापार है इसमें अंश पूंजी ऋण पूंजी की अपेक्षा अधिक होती है। लेकिन समता पर व्यापार करना एक सीमा तक ही ठीक होता है। यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर आप करते हो समता पर व्यापार तो एक सीमा तक ही ठीक है। इसलिए समता पर व्यापार हमेशा तटस्थ बिंदु तक ही करना चाहिए। यानी एक जो सीमा है, एक तटस्थ, पूर्ण तटस्थता का बिंदु है, उससे ऊपर जाकर समता पर व्यापार नहीं करना चाहिए। अब ये तटस्थ बिंदु क्या है इसको मैंने यहाँ बताया है।
यानी समता पर व्यापार का जो तटस्थ बिंदु है वह बिंदु है जिस पर विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर, यानी जो इन्वेस्ट कर रखी है वो पूंजी, उस पर जो रिटर्न्स मिल रहा है, जो हमको अर्निंग मिल रही है, यानी विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर व ऋण पूंजी पर ब्याज दर दोनों क्या होती है, समान होती है। तटस्थ बिंदु विश्लेषण की सहायता से सर्वोत्तम पूंजी संरचना के स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है। धन्यवाद।